वेलकम बैक टू द चैनल बेटा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। देखिए लास्ट क्लास में हमने बेटा अपना एक चैप्टर अकाउंटेंसी 12th का नाम था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था और इसमें अभी तक हमने केवल यही पढ़ा है बेटा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता कैसा है, उसकी क्या क्या फीचर्स होती हैं और ये कैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से डिफर होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बेटा उसके फाइनल अकाउंट्स के बारे में कि कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं और उसमें से जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसकी क्या फीचर्स है, ठीक है, और वो कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। बट उससे पहले बात करते हैं बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एक अकेला चैप्टर है जो आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, 10 मार्क्स में अगर आप क्रम की बात करें तो बेटा 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो 5 मार्क्स का आएगा और टोटल बनेंगे 10 मार्क्स। मतलब एकमात्र चैप्टर पूरी 3 बुक में, ठीक है, जो एक अकेला चैप्टर 10 मार्क्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके फाइनल अकाउंट्स की। तो इनमें फाइनल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा अबाउट द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बाय नेचर एक रियल अकाउंट होता है बेटा। इट इज द समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक। अब यहाँ पे समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक का मतलब क्या होता है। देखिए जब हम लोग कैश बुक बनाते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में तो कैश बुक में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखते थे, कैश या बैंक का। ठीक है, उसके बाद हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक साइड में कैश का आना और दूसरी साइड में कैश का जाना लिखते थे और उसके बाद जो हमारे पास बैलेंस बचता था उसको हम बैलेंस शीट दिखा के उस कैश बुक को बंद कर देते थे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बिल्कुल वैसा ही है बेटा, बट डिफरेंस क्या है, रिसीट एंड पेमेंट में समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक है। समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक का मतलब है हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी डेट वाइज रिसीट एंड पेमेंट को रिकॉर्ड नहीं करते, बट एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग इसको बनाते हैं। हम देखते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हेड से टोटल कितना पैसा आया और टोटल कितना पैसा गया, इसलिए बोला जाता है बेटा समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक, जो कि आपकी ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी रिसीट्स है पेमेंट है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन उसको रिप्रेजेंट करता है। इससे हमें ये पता चल जाता है बेटा कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम टोटल कितना कैश आया, ठीक है, और टोटल कितना कैश गया। ठीक है, इसके बाद बेटा एक बार हम पढ़ लेते हैं जल्दी से फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बेटा अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कि भाई फीचर्स क्या हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स की। तो पहली जो फीचर्स है बेटा वो है इसका नेचर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बाय नेचर रियल अकाउंट होता है और आपको पता है बेटा रियल अकाउंट जो बनता है वो असेट्स के लिए बनता है। तो इसमें रूल क्या लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, यानी सॉरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है, जितना भी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कैश या बैंक में पैसा आया है वो सब रिकॉर्ड करना है और बेटा क्रेडिट साइड में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जितना भी कैश या बैंक से पैसा गया है वो सब आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो पहली फीचर है कि बाय नेचर रियल या असेट्स अकाउंट है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग। बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग में बेटा देखिए हम लोग 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं, 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जो हम रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं बेटा वो हम लोग बनाते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि भाई जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को केवल तब रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब हमारे पास या तो कैश या बैंक में पैसा आ रहा है या फिर कैश या बैंक से पैसा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट में केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है विच कैन बी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी।
ठीक है, जो मनी में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, या जो मनी हमने रिसीव किया है या जो मनी हमने पे किया है, ठीक है। तो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी हम रिसीट एंड पेमेंट में दिखाते हैं। तीसरा है कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसीट्स एंड पेमेंट। इसका मतलब है कि जब हम लोग रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं बेटा, तो उसमें रिसीट साइड में रेवेन्यू नेचर ऑफ रिसीट्स पे आएंगी और कैपिटल नेचर ऑफ रिसीट्स पे आएंगी। रेवेन्यू मतलब रेगुलर नेचर की रिसीट्स और कैपिटल मतलब इररेगुलर नेचर की रिसीट्स, जो कभी कभी हमें मिलता है। और ऐसे ही पेमेंट साइड में भी यही होता है बेटा, रेवेन्यू पेमेंट भी लिखोगे और कैपिटलाइज्ड पेमेंट भी लिखोगे। रेवेन्यू मतलब रेगुलर नेचर के, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए करने जरूरी है, ऐसे खर्चे रेवेन्यू पेमेंट कहलाता है। जैसे रेंट पेड है, सैलरी पेड है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ठीक है, ये सब रेवेन्यू नेचर के हैं, वो भी आपको रिकॉर्ड करना है। और आपको कैपिटलाइज्ड नेचर ऑफ पेमेंट भी रिकॉर्ड करना है। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो उसको भी हमें रिकॉर्ड करना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ड्यूरिंग अ ईयर जितना भी कैश आया, आइदर इट इज रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, या जितना कैश गया आइदर इट इज रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट, वो सब हमको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेटा पीरियड। देखिए बहुत जरूरी है ये चीजें समझनी, ठीक है, एक इससे पहले वाला और एक ये वाला, ठीक है। क्यों जरूरी है अभी आगे मैं जब हम लोग इस फॉर्मेट को स्टडी करेंगे तो हम इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पीरियड की। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो एक साल का बनता है, बट उस साल में बेटा 3 साल की पेमेंट आ सकती है या 3 साल की पेमेंट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 3 साल कौन से बेटा, करंट ईयर का पैसा आ सकता है, प्रीवियस ईयर का आ सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी आ सकता है। तो जितना भी पैसा इस साल में आया है, आइदर इट बिलोंग्स टू करंट ईयर, इट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, रिसीट एंड पेमेंट में वो टोटल लिखा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करो पेमेंट साइड में, तो पेमेंट में भी सेम ऐसे ही होता है बेटा, ठीक है। पेमेंट साइड में भी हमें क्या करना है कि करंट ईयर में जितना भी कैश गया है, चाहे वो करंट ईयर से बिलोंग करता हो या ना करता हो, ठीक है, आइदर इट बिलोंग्स टू करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर, बट अगर वो कैश इस ईयर में गया है तो उसको आप पेमेंट में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है बेटा। इसके बाद बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। देखिए जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है बेटा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक और इट विल एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस जो होता है उसमें टोटल रिसीट्स इंक्लूड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, उसमें से जितनी भी टोटल पेमेंट है वो लेस कर देते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास बच जाता है बेटा, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस पे जाके खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं बेटा एडजस्टमेंट। इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वी डोंट हैव टू मेक एनी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बनाने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं बेटा, जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल इनकम एक्सपेंडिचर आपके प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या किया था हमने, केवल रेवेन्यू नेचर के खर्चे और रेवेन्यू नेचर की इनकम दिखाया था। तो इनकम एक्सपेंडिचर में भी हमें यही करना है। और दूसरी फीचर क्या थी, केवल करंट ईयर के खर्चे और करंट ईयर की इनकम दिखानी होती है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एडजस्ट करना पड़ता था। बट रिसीट एंड पेमेंट में ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। उसमें टोटल जितना कैश आया, चाहे वो करंट ईयर से बिलोंग करे या ना करे, वो सब आपको डेबिट साइड में दिखाना है। जितना कैश गया, ठीक है, चाहे वो करंट ईयर से बिलोंग करता हो या ना करता हो, बट इस साल में गया तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाना है, ठीक है। फिर आता है बेटा पर्पज। इसका पर्पज क्या है, व्हाई वी प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इससे हमें ये पता चल जाता है बेटा, डिफरेंट हेड से ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर हमारे पास कितना कैश आया है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये भी पता चल जाता है डिफरेंट हेड की वजह से ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर हमारे पास से कितना पैसा गया, ठीक है बेटा। दीज आर द फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। क्योंकि मैंने बोला है कि भाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक, तो एक बार इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो बेटा अब बात करते हैं कि कैश बुक और रिसीट एंड पेमेंट में अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है। क्योंकि देखिए हमने कहा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक, तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए पहला जो डिफरेंस है वो है बेसिस का, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है आपका समराइज्ड ऑफ कैश बुक है, ठीक है। समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक का मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल जितना कैश आया और टोटल जितना कैश गया उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं।
इन द सेम मैनर जो हमारा कैश बुक है, हम कैश बुक में क्या करते थे, कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते थे ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैश और बैंक। ठीक है भाई, मान लीजिए एक ही महीने में 5 बार सेल हुई, तो हम लोग क्या करते थे, कैश बुक में हम लोग 5 बार ही उसको रिकॉर्ड करते थे। बट रिसीट एंड पेमेंट में हम ऐसा नहीं करते। हमने जितना भी टोटल पैसा आया है उसका कैलकुलेशन करना है एट द एंड ऑफ द ईयर और उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सैलरी है। अब सैलरी हम साल में 12 बार पे करते हैं, तो कैश बुक बनाओगे तो आपको उसको 12 बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो तो पेमेंट साइड में एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल कितना सैलरी पे किया है आपको केवल एक बार ही रिकॉर्ड करना है। तो ये पहला डिफरेंस है बेटा। दूसरा होता है पीरियड। ठीक है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे कि मैंने बताया एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। ठीक है, इट विल बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है, और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। जबकि जो कैश बुक है वो डेट वाइज बनता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनता है। हर वो ट्रांजैक्शन, हर वो डेट जिस पे कैश आया है या जाया है, उस गया है, उस डेट पर आपको उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तीसरा जो है बेटा इंस्टीट्यूशन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम बात ही कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और जो कैश बुक बनाती थी बेटा वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती थी। इसके बाद है साइड्स। ठीक है, अब इसमें जो साइड्स होती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या डेबिट या क्रेडिट साइड। रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में आप टोटल रिसीट्स लिखते हैं, ठीक है, और क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते हैं। यहाँ पर कोई डेबिट क्रेडिट की या पर्टिकुलर हेडिंग नहीं है, यहाँ पर जो हेडिंग्स है वो रिसीट एंड पेमेंट्स है, डेबिट और क्रेडिट वाली। ठीक है, बट जब बात करें हम लोग यहाँ पर ये डेबिट और क्रेडिट साइड आता है, तो डेबिट साइड में कैश बुक में कैश का आना लिखते हैं और क्रेडिट साइड में कैश का जाना लिखते हैं। बात एक ही चीज है। ठीक है, बट यहाँ पर हम रिसीट एंड पेमेंट हेड्स बनाते हैं, यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट हेड्स बनाते हैं। इसके बाद है लेजर फोलियो। जब हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें लेजर फोलियो का कोई कॉलम नहीं होता है, जबकि कैश बुक जब आप बनाते थे तो बेटा उसमें लेजर फोलियो का कॉलम होता था। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब जल्दी से एक बार इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें दिखाई जाती है। तो बेटा ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। ऐसे बनेगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी आपको डेट दे रखा है वो आपको डेट लिखना है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो आपकी डेट है। ठीक है, ये साल के एंड में बनता है, इसलिए इसको समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक बोलते हैं। तो बेटा स्टार्ट होता है सबसे पहले टू बैलेंस बीडीसी। जितना भी कैश या बैंक आपके पास इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है बेटा, उससे ये बैलेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, उससे ये अकाउंट स्टार्ट होता है अपने बैलेंस से। फिर इसमें बेटा हम लोग ऐड करते हैं टोटल रिसीट्स ऑफ कैश एंड बैंक ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर में जितना भी पैसा आया, ठीक है, वो सब हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। टोटल रिसीट्स ऑफ कैश एंड बैंक ऑफ द करंट ईयर। अब यहाँ पे बेटा ऑफ द करंट ईयर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर करंट ईयर में 3 साल का पैसा आ सकता है, आइदर फॉर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इनका, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिखा है। तो सब्सक्रिप्शन जो है करंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। बट अगर आपने करंट ईयर में रिसीव किया है तो वो सब यहाँ लिखा होगा। यानी ये जो अमाउंट लिखा होता है बेटा यहाँ पर, इसमें करंट ईयर का अमाउंट भी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का भी है और नेक्स्ट ईयर का भी है। तो पहली फीचर इसकी ये होती है कि रिसीट एंड पेमेंट में तीनों साल की रिसीट्स डेबिट साइड में लिखी होंगी, ठीक है, आइदर इट बिलोंग्स टू करंट ईयर और नॉट, बट अगर पैसा आया है तो वो सब यहाँ पे लिखना है। दूसरी जो फीचर है वो ये है बेटा, यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स भी होती है और कैपिटल रिसीट्स भी होंगी।
रेवेन्यू रिसीट्स भी होंगी और कैपिटल रिसीट्स भी होंगी। रेवेन्यू रिसीट मतलब रेगुलर नेचर का, जैसे सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसीट्स है वो भी यहाँ लिखा होगा रिसीट्स में, और लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, कैपिटलाइज्ड रिसीट्स है जो कभी कभार आती है, वो भी यहीं पे लिखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ट्रू बैलेंस शीट लिखा होता है, उसके बाद जो टोटल रिसीट्स ऑफ कैश एंड बैंक है ऑफ द करंट ईयर, जितना भी करंट ईयर में पैसा आया है, चाहे वो करंट ईयर से बिलोंग करे या ना करे, रेवेन्यू रिसीट्स हो या कैपिटल रिसीट्स हो, वो सब यहाँ पे लिखी होती है और यहाँ पर हम इसका टोटल कर देते हैं। ठीक है, ये इसका डेबिट साइड हो गया। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड की। अब क्रेडिट साइड में ऐसे ही बाय पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा होता है। ठीक है, ये रिसीट्स ऑफ द ईयर थी, ड्यूरिंग द ईयर थी, ऐसे यहां पर पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ। अब यहां पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है बेटा, ये जो पेमेंट है वो करंट ईयर से भी बिलोंग कर सकती है, नेक्स्ट ईयर से और प्रीवियस ईयर से, वो सब यहां लिखी होगी, प्रीवियस ईयर की भी, करंट ईयर की भी और नेक्स्ट ईयर की भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए सैलरी है, सैलरी हो सकता है इस साल में जो हमने सैलरी पे की है उसमें कुछ सैलरी पिछले साल की हो, जो आउटस्टैंडिंग थी वो इस साल हमने पे कर दी है, या कुछ हमने एडवांस पे कर दी हो और करंट ईयर की तो पे की होगी, तो वो सब यहां पर लिखा होगा। ठीक है, टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर आइदर इट बिलोंग्स टू करंट ईयर और नॉट, अगर इस साल में पैसा गया है चाहे वो किसी भी साल से बिलोंग करता हो, वो यहां पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, प्लस इसी में रेवेन्यू पेमेंट भी हो सकता है और कैपिटल पेमेंट भी हो सकता है। ठीक है, रेवेन्यू पेमेंट का मतलब जैसे भाई ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो उसको रेगुलर नेचर के खर्चे करने पड़ेंगे। ठीक है, चलाने के लिए जैसे सैलरी पे करनी पड़ेगी, रेंट पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वो भी इसमें लिखा हुआ पेमेंट में। और कैपिटलाइज्ड पेमेंट जैसे हमने फर्नीचर खरीद लिया, हमने एफडी कर दी, ये कभी कभार के खर्चे, इरेगुलर नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, वो भी यहीं पर लिखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट है, उसमें टोटल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, जितना भी इस साल में आया वो सब हमने यहाँ ऐड कर दिया। इसमें से जितना टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना पैसा गया वो हमने क्रेडिट साइड में लिखा, और आपके पास बाद में बच जाता है बाय बैलेंस शीट, मींस कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर और कैश एट बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और यहाँ पे आप इनका बैलेंस लिख देंगे और इस अकाउंट को हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, अब मैं इन चीजों पे जोर क्यों दे रहा हूं, आप समझिए। यहां पर हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है बेटा वो ट्रायल बैलेंस का रोल प्ले करता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पर हमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई जो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं, ठीक है, वो जाते हैं आपका इनकम एक्सपेंडिचर में, और जो कैपिटलाइज्ड नेचर के आइटम्स है वो जाते हैं बैलेंस शीट। हमें पिक करना है, जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस में करते थे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो ट्रायल बैलेंस से हम लोग पिक करते थे। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं, उसका रोल कौन प्ले करता है बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्ले करता है। तो यहाँ से भी हमें कंपोनेंट पिक करने हैं कि कौन सा तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा और कौन सा कंपोनेंट आपका बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसलिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए रेवेन्यू नेचर ऑफ आइटम्स और कैपिटलाइज्ड नेचर ऑफ आइटम्स। तो ये तो होगी पहली चीज। दूसरा, जब हम इससे इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो बेटा इनकम एक्सपेंडिचर में होता है केवल करंट ईयर के आइटम आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो प्रीवियस ईयर के और नेक्स्ट ईयर के कंटेंट्स हैं उनको माइनस करना पड़ेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए जो रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट्स और पेमेंट लिखी होती है बेटा, इट बिलोंग्स टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एज वेल एज नेक्स्ट ईयर। तो उन दोनों को हमें माइनस करना पड़ता है टोटल करंट ईयर की वैल्यू निकालने के लिए। इसलिए इन चीजों को समझाया जाता है बेटा कि भाई इसमें रेवेन्यू भी है और कैपिटल भी है, क्योंकि रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर में, कैपिटल बैलेंस शीट में, फिर करंट ईयर का भी है, नेक्स्ट ईयर का भी है और प्रीवियस ईयर का। वो इसलिए क्योंकि जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो उसमें केवल हमें करंट ईयर के कंपोनेंट्स ही लेने हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसका क्या फॉर्मेट है, उसकी क्या क्या फीचर्स है और वो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस से डिफर है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।